हेलो स्टूडेंट्स, आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 7 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में कैंसर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। कैंसर एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है, यानी कि ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है। इसको एक पर्सन से दूसरे पर्सन में कोई भी पैथोजन ट्रांसफ़र नहीं कर सकता है, यानी कि ये नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ है। साथ ही ये एक ऐसी डिजीज़ है जो कि ड्रेडेड है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा लीथल है। किसी को कैंसर हो जाए तो उसके जिंदा रहने के, लिविंग रहने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो यानी कि ह्यूमन बींग्स में ये एक मेजर कॉज ऑफ डेथ है पूरे ही वर्ल्ड में, और इंडिया में ही सिर्फ 1 मिलियन से ज़्यादा लोग इससे डेड हो चुके हैं। 1 साल में हो जाते हैं, ऐसा डेटा है। तो इतनी खतरनाक ये डिजीज़ है। इस डिजीज़ में होता क्या है कि ये जो डिजीज़ है इसमें नॉर्मल ह्यूमन सेल्स कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्रांसफ़र हो जाते हैं, यानी कि ये है ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि नॉर्मल बॉडी के जो सेल्स हैं ये चेंज हो जाते हैं इनटू कैंसर सेल्स। तो ये टर्म याद रखें, ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन। अब ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में यहाँ पर यह भी बताया गया है कि रिसर्च बहुत ज़्यादा इसके ऊपर चल रही है कि इसको कैसे ट्रीट किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए इफेक्टिवली। आगे समझते हैं कि कैंसर है क्या। प्रॉपर डेफिनेशन ये है कि हमारी बॉडी में जो ग्रोथ एंड डिवीजन है सेल्स की, वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड वे में होती है, रेगुलेटेड होती है, सो दैट टिश्यू एंड ऑर्गन फंक्शन प्रॉपरली, जिससे कि हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, ऑर्गन्स हैं, वो प्रॉपर फंक्शन कर सके। मतलब कि जब सेल ग्रो करेगी फिर वो डिवाइड करेगी, तो उसका एक तरीका है कि वो किस तरीके से डिवाइड करेगी। समझते हैं कैसे। नॉर्मल सेल्स स्टॉप डिवाइडिंग व्हेन दे कम इन कांटेक्ट विद नेबरिंग सेल, दिस इज कॉल्ड कांटेक्ट इनहिबिशन। समझते हैं कि हमारी बॉडी में जब हम कह रहे हैं कि जो सेल्स हैं इनका जो ग्रोथ हो रहा है, इनका जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो एक रेगुलेटेड कंट्रोल्ड मैनर में होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी में आपको पता है कि कॉन्टिन्यूसली सेल डिवीजन होता है, पुरानी सेल्स डेड हो जाती हैं, न्यू सेल्स डिवाइड होती रहती हैं। तो यहाँ पर इसको ऐसे समझिए कि सेल्स जब डिवाइड होंगी, मान लीजिए ये सेल है, सेल्स यहाँ पर हैं, अब ये सेल्स क्या होंगी, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेंगी, अपनी ग्रोथ करेंगी। तो एक चीज यहाँ क्या होती है कि मान लीजिए ये यहाँ से डिवाइड कर रही हैं और ये सेल्स डिवाइड कर रही हैं, तो जैसे ही एक दूसरे सेल्स को टच करेंगी, 2 सेल्स आपस में क्लोज आएंगी, तभी ये फर्दर डिवाइड करना बंद कर देंगी। फर्दर डिवाइड करना बंद करने को कहा जाता है यहाँ पर कांटेक्ट इनहिबिशन, कि यहाँ पर ग्रोथ जो है, सेल का जो डिवीजन है उसको इनहिबिट कर दिया गया है। तो यहाँ पर ये है कि ये सेल्स नॉर्मल तो ग्रो कर रही हैं, लेकिन जब ये कांटेक्ट में अगर आ जाएं तो ये फर्दर ग्रोथ ना करें। लेकिन कैंसर सेल में क्या होता है कि ये कांटेक्ट इनहिबिशन, जो ये एक तरह से कह लीजिए कि ये रूल है नॉर्मल सेल्स का, इसको फॉलो नहीं करती हैं। क्लोज आ जाने के बाद भी ये ग्रोथ करती रहेंगी, यानी कि ये सेल डिवाइड करती ही रहेंगी एबनॉर्मली। मतलब कि ये नॉर्मल पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही हैं, कांटेक्ट इनहिबिशन को फॉलो नहीं करती हैं। तो यहाँ पर एक जो ग्रुप ऑफ सेल, गुच्छा बन जाता है सेल्स का, जो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ के कारण बन रहा है, कांटेक्ट इनहिबिशन को फॉलो ना करने की वजह से लगातार सेल्स डिवाइड ही होती जा रही हैं, और उसकी वजह से यहाँ पर बन जाता है ट्यूमर। और इसी को कहा जाता है कैंसर। कैंसर सेल्स लूज प्रॉपर्टी, सो दे कीप डिवाइडिंग अनकंट्रोली, मतलब कि कोई कंट्रोल ही नहीं है इन सेल्स का, ये बिल्कुल अपने आप ही जहां जरूरत नहीं है डिवीजन की वहां भी करते चले जा रही हैं, और उसकी वजह से गुच्छा बन जाता है, जिसको कहा जा रहा है ट्यूमर। अब ट्यूमर जो हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं, यानी कि बेसिकली हम कह रहे हैं कि जो कैंसर है वो 2 टाइप्स के होते हैं। तो पहला है बिनाइन ट्यूमर। फर्स्ट है बिनाइन ट्यूमर, यानी कि ऐसी सेल्स
जो कि फैलेंगी नहीं, वहीं पर डिवाइड करेंगी अपनी ही जगह पर और वहीं पर ही ट्यूमर फॉर्म करेंगी जहां पर ये प्रेजेंट है। दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर में क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं ये ग्रो करेंगी, इधर उधर भी ब्लड में भी चली जाएंगी और इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो जाएंगी पूरी बॉडी में। तो ये बहुत ज़्यादा डेंजरस माना गया है, यानी कि ऐसा ट्यूमर जो कि फैल सकता हो। बिनाइन जो कि फैलेगा नहीं, सेल्स हैं बट वो वहीं पर हैं, नॉर्मल सेल्स के बीच में ही प्रेजेंट है, ऐसा वाला ट्यूमर होगा, ऐसी सेल्स होंगी। और दूसरा है मैलिग्नेंट ट्यूमर जो कि इधर उधर भी फैलती हैं। कैसे फैलती हैं समझेंगे। यहाँ पर ये पिक्चर दी गई है, पिक्चर में बिनाइन ट्यूमर दिखाया गया है और ये मैलिग्नेंट ट्यूमर दिखाया गया है। तो यहाँ पर ये है कैंसरस सेल, यानी कि कैंसर, और ये है नॉर्मल सेल्स। तो यहाँ पे आप देखें कि जो ये कैंसरस सेल है और ये नॉर्मल सेल्स हैं, तो यहाँ पे आप इजीली कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो कैंसरस सेल्स हैं वो यहाँ ट्यूमर फॉर्म में ऐसे प्रेजेंट है कि नॉर्मल सेल्स ने उनको घेरा हुआ है और ये कहीं और नहीं फैल सकती। लेकिन यहाँ पर मैलिग्नेंट ट्यूमर में जो सेल्स हैं वो इधर उधर जाती हैं और पूरे और भी ज़्यादा टिश्यूज़ में, ब्लड में इधर उधर फैल सकती हैं और ऐसे करके ये जो सेल्स हैं बाकी जगह पर पूरी बॉडी में भी इन सेल्स को फैला देते हैं और ये बहुत ही डेंजरस होता है। यही है एक्चुअल कैंसर जिसको कि क्योर करना बहुत मुश्किल है। बिनाइन ट्यूमर तो इस तरह का ट्यूमर है, जैसे कि जनरल इसका एग्जाम्पल है वार्ट। आपको पता है कि मस्सा हो जाता है, क्या होता है कि वहां पे अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हुआ, वही जो हम कह रहे हैं कॉन्टैक्ट इनिबिशन को फॉलो नहीं किया और वहां पर एक गुच्छा बन गया सेल्स का, तो ये वार्ट इसका एग्जाम्पल है। मैलिग्नेंट ट्यूमर फैलने वाला ट्यूमर है कि ब्लड में ये सेल्स एक बार आ गई और जब ब्लड फ्लो कर रहा है पूरी बॉडी में तो ये फैल जाता है और भी बाकी जगह। कॉजेज ऑफ कैंसर, अब बात करते हैं कि कैंसर के कॉजेज क्या हैं। यानी कि जब हम कह रहे हैं कि एक नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन में तो नहीं फैलती, तो इसके क्या क्या कॉजेज हैं, तो यहाँ पर बताए गए हैं कुछ कॉजेज। सबसे पहले है फिजिकल कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेन ये वर्ड जैसे ही आप सुने तो आप समझ जाए, कार्सिनोजेन यानी कि कुछ ऐसी चीजें जिससे कि कैंसर हो जाए। तो यहाँ पर फिजिकल कार्सिनोजन पहला बताया गया है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक एक्सरे एंड गामा रेज। तो ये हैं रेज, बेसिकली फिजिकल कार्सिनोजेंस में जब हम पढ़ेंगे तो हमें रेज पढ़ना है, फिजिकल है। उसके साथ ही यहाँ पर बताए गए हैं दो तरह की यहाँ पर रेज हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं और नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं। तो यहाँ पर एक्सरे एंड गामा रे यानी कि आयोनाइजिंग रेडिएशंस एंड नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में आ जाते हैं यूवी रेज। ये क्या करते हैं, ये डैमेज करते हैं डीएनए को एंड कॉज करते हैं म्यूटेशन। यानी कि जो हमारी सेल्स हैं उस पे अगर ये रेज पड़ेंगी तो उससे क्या होगा, सेल्स के अंदर जहां पर डीएनए प्रेजेंट है न्यूक्लियस में, सोचिए डीएनए में ही म्यूटेशन हो जाती है और वो अपनी ये जो कैपेसिटी है ना, कि ये जो प्रॉपर्टी है ना कांटेक्ट इनिबिशन की, इसको खो देते हैं, उसको लूज कर देते हैं। तो इनका जो डिवीजन है वो अनकंट्रोल वे में होने लगता है ड्यू टू फिजिकल कार्सिनोजेंस, जिनके की नाम यहाँ लिखे गए हैं। ठीक, इसके बाद है केमिकल कार्सिनोजेंस। केमिकल कार्सिनोजेंस, केमिकल से ही पता चल रहा है कि ये कोई केमिकल्स हैं जो कि कैंसर कॉज करते हैं। तो ऐसे केमिकल्स जो कि कैंसर कॉज करते हैं यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि टोबैको। टोबैको का जो स्मोक है, यानी कि जो मान लीजिए बीड़ी सिगरेट का जो स्मोक है, इसमें जो धुआं है, तो जब धुआं निकलता है और जो स्मोकिंग करने वाला पर्सन है उसको इनहेल करता है, तो अंदर बॉडी में जाकर के इस तरह का वो केमिकल्स उसमें प्रेजेंट है उस धुएं में कि वो कैंसर कॉज कर सकते हैं। तो मेजर कॉज है लंग कैंसर का, क्योंकि लंग में ही सबसे पहले जाने वाला है। तो केमिकल यहाँ पे बताया गया है कि ये टोबैको स्मोक में प्रेजेंट है, साथ ही आर्सेनिक एंड अल्कोहल में भी प्रेजेंट होते हैं कार्सिनोजेंस। बायोलॉजिकल एजेंट्स, कुछ वायरसेस जिनको कि ऑन्कोजेनिक वायरसेस कहा जाता है। ऑन्कोजेनिक ये वर्ड से आपको पता चलना चाहिए कि ऐसा नॉर्मल सेल्स को कन्वर्ट कर दे कैंसरस सेल में। तो यहाँ पर
ऐसे वायरस की बात की जा रही है, ऑन्कोजेनिक वायरसेस कंटेन स्पेशल जीन्स, इनके पास ऐसे जीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनको कि वायरल ऑन्कोजीन्स कहा जाता है। तो ये क्या करते हैं, ये वायरल ऑन्कोजीन्स नॉर्मल सेल को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं कैंसरस वन में। यानी कि कोई एक वायरस है जो बॉडी में एंटर करेगा और उसके पास जो जेनेटिक मटेरियल है, उसके पास ऐसे जीन्स हैं, वायरल ऑन्कोजीन्स हैं, वो ह्यूमन जीनोम में जाएंगे और उसकी वजह से नॉर्मल सेल्स क्या है कि वो कैंसरस सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। इसके बाद समझते हैं डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस। कैंसर को जितनी जल्दी हो सके इसका डिटेक्शन एंड डायग्नोसिस अगर हो जाए तो पर्सन को बचाना इजी रहता है, जितना देर होगी उतनी ही मुश्किल होगी। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए पढ़ते हैं कि सबसे पहले बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। समझिए कि किसी पर्सन की बॉडी में अगर कैंसर प्रेजेंट है, ट्यूमर प्रेजेंट है, तो उसको जहां पर भी पता लग रहा है कि यहाँ पे हो सकता है, सोचिए उस एरिया को पहले कट किया जाएगा, कट करके वहां से स्टेनिंग की प्रोसेस होगी, उसको स्लाइड पे रखा जाएगा, उस जो भी पार्ट है उसको वहां से वो सेल्स को लिया जाएगा पहले तो, फिर उसको स्लाइड पे रखा जाएगा, फिर स्टेनिंग की जाएगी, स्टेनिंग की प्रोसेस, फिर माइक्रोस्कोप में उसको ऑब्जर्व किया जाएगा और फिर आजकल तो मशीनों की हेल्प से बहुत इजीली ऐसी सेल्स को डायग्नोज कर लिया जाता है। तो ये एक तरीका है, यानी कि बायोप्सी मतलब कट करके उसको स्टडी करना, हिस्टोपैथोलॉजी इसको कहते हैं। इसमें करते क्या है, स्मॉल पीस ऑफ सस्पेक्टेड टिश्यू इज रिमूव्ड एंड स्टेन एंड एग्जामिन अंडर अ माइक्रोस्कोप बाय पैथोलॉजिस्ट इसको करते हैं लैब्स में। नेक्स्ट है ब्लड एंड बोन मैरो टेस्ट। ब्लड एंड बोन मैरो, तो ब्लड वाले कैंसर को इस टेस्ट के थ्रू पता लगाया जा सकता है, ल्यूकेमिया। तो यहाँ पर ल्यूकेमिया यानी कि ब्लड कैंसर को चेक करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर एबनॉर्मल सेल काउंट को चेक किया जाता है ल्यूकेमिया के केस में। क्या होता है, नॉर्मल ब्लड सेल्स तो यहाँ पर ऐसी होंगी, आपको पता है ब्लड जो है वो प्लाज्मा है, लिक्विड, और उसके अंदर अलग अलग सेल्स पड़ी हुई हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो यहाँ पर नॉर्मल ब्लड में आपको रेड ब्लड सेल्स भी दिखेंगी, वाइट ब्लड सेल्स भी दिखेंगी। अब जो ल्यूकेमिया का केस है वहां पर आरबीसी से ज्यादा नंबर में वाइट ब्लड सेल्स दिखने लगती हैं, मतलब वाइट ब्लड सेल्स का नंबर ज्यादा रहता है। तो ऐसे करके डिटेक्ट किया जाता है ब्लड कैंसर के बारे में। नेक्स्ट है रेडियोग्राफी, एक्स-रेज का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनल ऑर्गन्स को चेक करने के लिए, और जो ये एक्स-रे होता है इसको रेडियोग्राफ कहते हैं। यानी कि पर्सन के बॉडी के ऊपर रेज को डाला जाता है और उसकी वजह से इमेज तैयार होती है। अब आपको पता है, अभी हमने बात की कि कारण जो है वो एक्स रेज हैं, गामा रेज हैं। तो यहाँ पर ये मेथड उतना ज़्यादा सही नहीं माना जाता है, क्योंकि ये खुद भी एक तरह से कॉज करता है अगर ज़्यादा एक्सरेज कराए जाएं, रेडियोग्राफी कराई जाए तो। इसके बाद है सिटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, यूजेस एक्सरेज टू जनरेट 3D इमेज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। तो यहाँ पर 3D इमेजेस ली जाती हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स की विद द हेल्प ऑफ एक्स रेज। तो इस तरह की मशीन्स होती हैं जो कि कंप्यूटर से कनेक्टेड रहती हैं और यहाँ पर रेज डाली जाएंगी, तो जो रेज यहाँ पे कैप्चर कर रही हैं वो सारा का सारा स्क्रीन पे इस तरीके से दिख रहा होता है। MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिन MRI इस तरीके की मशीन रहती है जिसमें कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूज किए जाते हैं डिटेक्ट करने के लिए चेंजेस इन टिश्यू। यानी कि टिश्यू में कोई एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स अगर हो रही है तो उसको चेक किया जाता है MRI की हेल्प से। लेकिन यहाँ पर आप बात ये ध्यान रखें कि जो सिटी स्कैन्स हैं ये मेजरली जो बोन्स हैं उसका चेकअप अच्छे से किया जाता है, और MRI में नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस को यूज किया जाता है डिटेक्ट करने के लिए। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि जो MRI है वो सॉफ्ट टिश्यूज, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है हमारे, उनको सही ढंग से ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट एंटीबॉडी टेस्ट। नेक्स्ट है एंटीबॉडी टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि एंटीबॉडीज बनाई जाती हैं जो कि कैंसर स्पेसिफिक एंटीजेंस के लिए ही होती हैं। मान लीजिए हमें लग रहा है कि कैंसर सेल्स
प्रेजेंट हो सकती है और उसके लिए टेस्ट किया जाना है। तो ऑब्वियसली वहां पर एंटीजेंस प्रेजेंट होंगे कैंसर सेल के एंटीजेंस के लिए अगर एंटीबॉडीज जाएंगी तो वो यहां पर जाकर के एंटीबॉडीज लगेंगी, तो जो मार्कर्स प्रेजेंट हैं ऐसी एंटीबॉडीज के ऊपर, उससे डिटेक्ट किया जाता है कि कैंसर सेल्स प्रेजेंट हैं बॉडी में या नहीं। उसके साथ ही मॉलिक्यूलर टेस्ट किए जाते हैं। मॉलिक्यूलर टेस्ट में ऐसे जीन्स को डिटेक्ट किया जाता है, पर्सन के जीन्स को डिटेक्ट किया जाता है जो कि कैंसर कॉजिंग होते हैं। ऐसे जीन्स जिसकी वजह से कैंसर हो सकता है, ऐसे जीन्स का डिटेक्शन किया जाता है मॉलिक्यूलर टेस्ट के थ्रू। इसमें होता क्या है कि जीन्स को डिटेक्ट किया जाएगा पर्सन के, और जो भी ससेप्टिबल हैं, जो कैंसर के लिए ससेप्टिबल है, ऐसे जीन्स को रीड किया जाता है। आपको पता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हमने पढ़ा था कि वहां पर जो जीन्स हैं उनको रीड किया जा रहा था। तो ऐसे ही कुछ टेस्ट होते हैं जहां पर इस तरीके से कैंसर वाले जीन्स को डिटेक्ट किया जा रहा होता है मॉलिक्यूलर टेस्ट करा करके, जिससे कि आने वाले टाइम में पता लगाया जा सके कि क्या इस पर्सन को कैंसर होने के चांसेस हैं या नहीं। मान लीजिए कोई एक पर्सन है, उसका इस तरीके का मॉलिक्यूलर टेस्ट कराया गया, अगर वहां पर समझ में आ रहा है कि अरे इसके पास तो ऐसे जीन्स हैं जो कि यहाँ पे ट्रिगर हो सकते हैं, जिनकी वजह से कैंसर कॉज हो सकता है, तो उस पर्सन को और भी ज़्यादा अवेयर रहने के लिए, किसी भी तरह के कार्सिनोजन से दूर रहने के लिए सलाह दी जाती है कि आपको फ्यूचर में ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप ये प्रिवेंटिव मेजर्स ले। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। अब कैंसर जैसी जो डिजीज़ है, ये इतनी डेडली डिजीज़ है, इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट किए जा सकते हैं। अब देखिए हिस्टोलॉजी वाला जो टेस्ट है, वहाँ पर हमने कहा कि उसमें जो कोई एक सर्टेन ट्यूमर है उसको चेक करा जा सकता है। कट करेंगे, उसको स्टेन करेंगे सेल्स को, और फिर उसको ऑब्जर्व करेंगे कि क्या उसमें कैंसर सेल्स वाली प्रॉपर्टीज प्रेजेंट है क्या। तो वो वाला जो ट्यूमर है, अगर उसको हम कट करके ही निकाल दें, यानी कि सर्जरी कर दें उस पार्ट को, जो हमारे पास ट्यूमर्स हैं बॉडी के अंदर, अगर तो उसको कट करके अगर निकाला जाए, तो ये एक तरह का एक मेथड होता है कैंसर सर्जरी। नेक्स्ट है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी में कुछ इस तरीके के ड्रग्स दिए जाते हैं जो कि कैंसरस सेल पे ही जाकर के अटैक करते हैं, उनको किल करते हैं। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कीमोथेरेपी में कि वो जो ड्रग्स दिए जा रहे हैं, वो जो मेडिसिन दिए जा रहे हैं, वो साथ ही जो आसपास की नॉर्मल सेल्स हैं वहाँ पर उनको भी जाकर इफेक्ट कर देते हैं। और ऐसे केसेस में होता क्या है कि कीमोथेरेपी जिन पेशेंट को दी जा रही होती है, उनके बॉडी में हेयर लॉस होने लगता है, हेड से, आईलिड से, आईब्रोज से, जहाँ भी बॉडी पे कुछ इस तरह के हेयर्स होते हैं तो वो भी साथ ही लॉस होने लगते हैं। तो यानी कि आसपास की और जो सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स, उनको भी इससे हार्म पहुँचता है। रेडिएशन थेरेपी एक मेथड है, इसमें भी रेडिएशंस का इस्तेमाल किया जाता है कि रेज की हेल्प से ऐसे सेल्स को, जो कैंसरस सेल्स हैं, उनको किल किया जाता है। यहाँ पर भी यही प्रॉब्लम अगेन आ जाती है कि जो कैंसरस सेल्स हैं वो तो किल हो ही रही हैं, लेकिन जो बाकी सेल्स हैं तो वो भी वहाँ पर किल हो जाती हैं, जो कि नॉर्मली काम कर रही होती हैं। तो ऐसे में पर्सन बहुत वीक फील करता है, उनके वेट लॉस होने लगता है, बॉडी से हेयर लूज होने लगते हैं। नेक्स्ट है इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी है कि इसमें करते क्या है कि बायोलॉजी मॉडिफायर्स इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, यानी कि जैसे कि अल्फा इंटरफेरॉन्स। होता क्या है, इसको एक बार समझ लेते हैं कि देखिए हमारी बॉडी का अपना एक इम्यून सिस्टम है। इम्यून सिस्टम में कर क्या रहे हैं हमारी बॉडी की सेल्स की, जो भी कोई बाहर से पैथोजन आएगा, जो भी अनवांटेड कुछ भी चीज़ हमें सेल्स होंगी, उनको किल करना है बॉडी की सेल्स को, वो हमारा इम्यून सिस्टम है। अब कई बारी क्या हो रहा है कि जो कैंसर सेल्स हैं वो इतनी ज़्यादा रैपिडली डिवाइड कर रही हैं, इतना एक्टिव हैं कि जो बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो ऐसी सेल्स को पहचान नहीं पाता है और उनको किल भी नहीं कर पाता है। तो ऐसे केसेस में आर्टिफिशियल अल्फा इंटरफेरॉन्स दिए जा रहे होते हैं, यानी कि आर्टिफिशियली इम्यून सिस्टम को सिग्नल दिया जा रहा होता है कि इन सेल्स को किल करना है। तो यहाँ पर इम्यूनोथेरेपी भी की जा रही होती है, यानी कि हमारी बॉडी को आर्टिफिशियली इम्यूनिटी प्रोवाइड की जा रही है सो दैट कि वो जो कैंसर सेल्स हैं उनको किल किया जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये मेथड्स इस्तेमाल होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने कैंसर के बारे में जाना, इससे आगे के टॉपिक के लिए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।